इजराइल चौधरी का इस्तीफा हो जाता है या किसी तरह से विधानसभा उपचुनाव की स्थिति आती है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का लंगर लंगोट कौन घुमाएगा। और इसके अलावा सरकार की नजदीकी इससे ज्यादा क्या होगी कि ईद के मौके पर डीसीएसपी तमाम अमला उनके यहां पर ईद की बधाई देने पहुंच गया था। तो मोहम्मद इजराइल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस उन्हें कब पार्टी से निकालेगी पता नहीं, वो कांग्रेस छोड़ेंगे पता नहीं, लेकिन जो उनका आंतरिक रूप से है वो भगवाकरण हो चुका है, वो भाजपा के हो चुके हैं। तो यानी कि सभी नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जो प्रमुख नेता थे, वो सभी लोग इस समय भाजपा के जो अखाड़ा है उसके अंदर सज रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज अगर कहें तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को 7 दिन हो गए। 7 दिन हो चुके उस चुनाव को जो अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल बन गया था। वो चुनाव जिसके अंदर ना तो कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ क्योंकि उनको एक सीट मिलनी थी, मिल गई, ना भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हुआ क्योंकि उनको एक सीट की इच्छा थी पर मिल नहीं पाई, एक उनके संजय भाटिया ही जीते। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो आपसी बातें थी, कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल सब कुछ चल रहा था, मसलन वो क्रॉस वोट होकर के और रिजेक्ट वोट होकर के सामने जरूर आ गया और साइड इफेक्ट हुआ करते, मैंने आपको बताया। इस इलेक्शन के साइड इफेक्ट हरियाणा के उन खासकर 9 विधानसभा सीटों पर जरूर हैं जहां के विधायकों ने क्रॉस वोट किया, 5 विधायक कांग्रेस के, और जहां के विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए। हालांकि जिनके रिजेक्ट हुए उनके नाम सामने नहीं आ सकते अभी। उन 5 विधायकों के जरूर नाम हैं जिनके वोट क्रॉस हुए और उनकी विधानसभा सीटों पर साइड इफेक्ट भी हैं। आपसे मैं बात करने चला हूं इस वीडियो के अंदर हथीन विधानसभा को लेकर के। हथीन विधानसभा जहां के विधायक मोहम्मद इजराइल पर आरोप लगा और जिन्होंने खुद कबूल भी कर लिया, मान भी लिया कि उन्होंने क्रॉस वोट किया। एक पहले अकेले ऐसे विधायक अभी तक हैं कि जिन्होंने आगे बढ़ के कह दिया। हालांकि उनके परिवार में इस समय कोहराम है, पुत्र रिश्ता तोड़ चुका है उनसे। लेकिन इस सब के बीच हथीन की सियासत पर क्या असर है, क्योंकि जो मोहम्मद इजराइल और नाजिम उनके बेटे पर अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में आपसे बात करने चला हूं कि हथीन विधानसभा क्षेत्र पर इसका क्या असर है। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि इस समय हथीन विधानसभा क्षेत्र को आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा अखाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का हथीन, जहां के सारे जो पहलवान थे, मल्ल थे, जो यानी कि चुनाव लड़ने वाले नेता, इस समय किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के भगवाकरण के अंदर हैं, यानी कि बीजेपी के अखाड़े में ही सज रहे हैं सारे पहलवान। अगर आपसे मैं बात करूं तो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ था अक्टूबर 2024 में। 1.5 साल पूरा हो चुका उस चुनाव को हुए। मार्च चल रहा है इस समय, 1.5 साल से थोड़ा सा कम समय है बस, तो लगभग 1.5 वर्ष पूरा हो चुका है इस चुनाव को। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद इजराइल थे। तमाम किंतु परंतु के बाद मोहम्मद इजराइल विधानसभा का टिकट ले आए थे कांग्रेस पार्टी से। और अगर कहें तो मोहम्मद इजराइल का वो चुनाव जो था, कुछ ऐसा चुनाव था जैसा आज तक हथीन में हुआ नहीं। आज तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी मोहम्मद इजराइल को, 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन 1.5 साल तक भी वो टिक नहीं पाए। अभी 1.5 साल का समय नहीं हुआ। पहली परीक्षा थी मोहम्मद इजराइल के विधायक बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की और उनके नेताओं की, विधायकों की, और उस परीक्षा के अंदर फिसल गए। भले ही सियासत में तो आगे पास हो जाएं, लेकिन जो परीक्षा हुआ करती है विश्वास वाली, उसके अंदर जरूर फेल हो गए। तो मोहम्मद इजराइल एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस उन्हें कब पार्टी से निकालेगी पता नहीं, वो कांग्रेस छोड़ेंगे पता नहीं, लेकिन जो उनका आंतरिक रूप से है वो भगवाकरण हो चुका है, वो भाजपा के हो चुके हैं। तो एक विधायक जो कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, भाजपा को हरा करके 35,000 34,000 वोट से, अब वो भाजपा का सबसे बड़ा शीर्ष नेता है। क्योंकि जो मैंने आपको भी क्लिप दिखाया, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के वो नेता खड़े हैं, मसलन मोतीराम शर्मा है पीछे, जिन्हें आप मान सकते हैं कि ये भाजपा के कोर नेता रहे हैं, चाहे वो कास्ट से लें चाहे वो कम्युनिटी से लें। जिनको कभी लगता था कि मोहम्मद इजराइल को कैसे निपटा दें, आज वो प्रेम पींगे बढ़ा रहे हैं उनसे। और इसके अलावा सरकार की नजदीकी इससे ज्यादा क्या होगी
कि ईद के मौके पर डीसीएसपी तमाम अमला उनके यहां पर ईद की बधाई देने पहुंच गया था। कितने और विधायक जो हैं, कितने विधायकों के वहां जाते होंगे, चाहे वो सत्ता के हों चाहे विपक्ष के हों, ये अलग बात है। अब बात आ जाती है कि जो मैं आपको बता रहा था कि सारे पहलवान, सारे जो मल्ल थे वो सज रहे हैं भाजपा के दंगल के अंदर या भाजपा के अखाड़े में। तो सबसे पहले तो मोहम्मद इजराइल हो गए, जो आज अगर आप कह सकते हैं कि सबसे बड़े भाजपाई तो वही हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े खेवैया वही हैं आज तो। इसके बाद अगर आगे चलें तो विधानसभा चुनाव हारे थे मनोज रावत, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर। जिला परिषद की सदस्य हैं उनकी धर्मपत्नी, चेयरपर्सन भी रही थी, चेयरमैन के नाम से थे। दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ करके, दिल्ली पुलिस में शायद हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, वो नौकरी छोड़ करके सियासत में आए थे मनोज रावत। भाजपा की टिकट जो उनको मिली थी विधानसभा चुनाव में, वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कोटे से मिली थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद वो सरकार भाजपा की बनी। टसल्स हुए, जो भी हुए, जैसा भी हुआ, मनोज रावत भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन खेमा बदल गया। इस समय वो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम के साथ खेलते हैं आजकल, वो भी भाजपा में हो गए। दूसरे कैंडिडेट, दूसरे नंबर वाले। तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे थे वो थे तैयब हुसैन भीमसिका। तैयब हुसैन इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे, लोकदल पार्टी से चुनाव लड़े थे। अब की बार वो तीसरे नंबर पर रहे। इससे पिछले चुनाव में उनकी सेकंड कंडीशन थी, पोजीशन सेकंड आई थी। तीसरा चुनाव हारे अब की बार तैयब हुसैन भीमसिका। तैयब हुसैन भीमसिका के लिए कह सकते हैं कि है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के, लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में जो संबंध है वो किसी से छुपे हुए नहीं है। वो कई बार सामने भी आ जाते हैं और कई बार परोक्ष रहते हैं, कई बार प्रत्यक्ष रहते हैं। सीधे सीधे बताता हूं तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के नजदीकियों में शामिल होते हैं तैयब हुसैन भीमसिका। हालांकि इतना जरूर कहेंगे कि तैयब हुसैन भीमसिका जो है प्रत्यक्ष रूप से लोकदल के अंदर है, इनेलो के नेता हैं, लेकिन परोक्ष साथ उनका भी भाजपा के साथ जुड़ सकता है। अगली बात कर लेते हैं आपसे, जो अगले कैंडिडेट थे। चौथे नंबर पर यह कैंडिडेट रहे थे धर्मेंद्र तेवतिया। धर्मेंद्र तेवतिया बार एसोसिएशन पलवल के अध्यक्ष रहे हैं, दुर्गापुर गांव के सरपंच रहे हैं अपने गांव के। इसके अलावा उनकी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य है आजकल। भाजपा में रहते हुए उनको बड़ी इच्छा थी कि उनको चेयरमैन का पद मिल जाए, नहीं मिला था चेयरमैन का पद। इसी से नाराजगी होकर के, इसी से गुस्सा होकर के वो भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान महेंद्र प्रताप जी का समर्थन किया था, उदय भान जी के साथ गलवैया की थी धर्मेंद्र तेवतिया ने। धर्मेंद्र तेवतिया विधानसभा का टिकट भी चाहते थे, 2019 में भाजपा से चाहते थे, 2024 में वो कांग्रेस से चाहते थे। भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए थे, टिकट मिला नहीं था उनको, तो इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतर गए थे। 10,000 के आसपास वोट मिली थी उनको, 10,000 से कुछ ज्यादा। धर्मेंद्र तेवतिया अभी तक तो दूर दूर दिखाई पड़ते थे मुझे, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने खेल राज्य मंत्री जो हरियाणा सरकार के हैं गौरव गौतम साहब, उनको एक आयोजन में बुलाया, रक्तदान शिविर के नाम से था, लेकिन सियासत हर जगह चलती है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि धर्मेंद्र तेवतिया जो कभी पहले गौरव गौतम के बड़े नजदीक थे, एक बार वापसी वाया गौरव गौतम, अब वो भाजपा खेमे में आप गिन सकते हो उनको भी। अगले प्रत्याशी जो थे 5वें नंबर पर जो रहे, उनका नाम है रविंदर सहरावत। रविंदर सहरावत भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया जी के साथ में। विधानसभा चुनाव टिकट चाहते थे, टिकट मिला नहीं, तो फिर उन्होंने जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी, दुष्यंत चौटाला वाला दल, उनका चाबी ली। उस चाबी से विधानसभा का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन 5वें स्थान पर रहे। लगभग 6,000-7,000 के आसपास उनको वोट मिले, बहुत पीछे रह गए। और पीछे रहना ही था, क्योंकि जननायक जनता पार्टी की चाबी को तो जैसे जंग लगा हुआ था। दुष्यंत चौटाला की खुद की चाबी वहां उचाना के अंदर भौंटी हो गई थी, तो यहां क्या काम करती वो। रविंदर सहरावत पिछले काफी दिनों से, यानी कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही वो चरण सिंह तेवतिया जी के मार्फत भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी जगह बनाए हुए हैं। प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से वो पूरी तरह से अंग संग हैं चरण सिंह तेवतिया के और भाजपा के। जेजेपी में तो कम से कम है नहीं, कहीं देखा नहीं कभी भी उनको। अगली अगर बात करूं तो फिर 6वें कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट केहर सिंह रावत।
2014 का विधानसभा चुनाव जीते थे केहर सिंह रावत इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से। केहर सिंह रावत साहब 2014 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चौटाला साहब को ऐसा झटका दिया, अभय सिंह चौटाला को, वो भी याद करते होंगे, और लोकदल छोड़ करके आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी में आए, कह लीजिए, कह सकते हैं खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। ना उनको 2019 में टिकट मिला, ना उनको 2024 में टिकट मिला। कुछ और रुतबा, कोई पद मिल जाता, कुछ भी नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा कि ना खुदा मिला ना बिसाले सनम। 2024 का चुनाव आ गया, वो बीजेपी में थे या नहीं पता नहीं लगता था कई बार, लेकिन लोकसभा चुनाव जब हुआ 2024 का, तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने उनके साथ में अपनी सेटिंग बिठा ली, मना मनुलिया जैसे भी किया, उनको मना लिया। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते तक केहर सिंह रावत विधानसभा का टिकट चाहते थे, टिकट उनको मिला नहीं। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, सेब लेकर के आए थे वो। सेब हेल्दी फल बहुत है, लेकिन उन्होंने हेल्थ केहर सिंह रावत जी की बनने नहीं दी सेब ने। रावत साहब 6वें स्थान पर रहे, चुनाव हार गए, बुरी कंडीशन हुई। चुनाव हारने के बाद उनको फिर था कि कैसे बीजेपी में वापसी हो जाए। मुख्यमंत्री जी के सामने पटका भी पहना दिया गया उनको, लेकिन कंडीशन ये है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इस समय ये परिस्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, बीजेपी में वो भी है। तो यानी कि सभी नेता जिन्होंने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जो प्रमुख नेता थे, वो सभी लोग इस समय भाजपा के जो अखाड़ा है उसके अंदर सज रहे हैं। क्या समझते हैं इसको आप? और अगर आने वाले दिनों में कहीं अगर इजराइल चौधरी का इस्तीफा हो जाता है या किसी तरह से विधानसभा उपचुनाव की स्थिति आती है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का लंगर लंगोट कौन घुमाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।